नमस्कार साथियों, मैं अतुल परमार आज आपके साथ बात करूंगा पवन और पवन के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों के बारे में। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवन चला करती हैं। पवन होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं पवन क्या चीज़ है। वायु, वायुमंडल और पवन यानी एयर, एटमॉस्फेयर एंड विंड। एयर या वायु किसे कहते हैं? वायुमंडल बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, यानी पृथ्वी के चारों ओर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन आदि अनेक गैसें विद्यमान हैं। यह एक मिश्रण तैयार करती है और यह मिश्रण ही समग्र रूप से यह जो मिश्रण है वो कहलाता है वायु, या हम इसे कहते हैं एयर। यह वायु संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में विस्तृत है। यह जो आवरण है वह कहलाता है वायुमंडल। जब वायु में मौजूद वायु के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं तो यह गतिशील वायु कहलाती है पवन। यानी कहने का मतलब यह है कि गतिशील वायु है वह पवन है। आइए अब हम बात करते हैं पवन के प्रकार के बारे में। पवन 3 प्रकार की हैं। पहला है सनातनी पवनें, दूसरा है सामयिक पवन, तीसरा है स्थानीय पवन। स्थायी पवन या सनातनी पवन, जिसे परमानेंट विंड या प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, वे पवनें जो संपूर्ण पृथ्वी पर वर्ष पर्यंत एक समान रूप से बहती हैं, स्थायी पवनें कहलाती हैं। स्थायी पवनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवन, दूसरा वेस्टर्लीज या पछुआ पवन, तीसरा पोलर स्टर्लीज या ध्रुवीय पवन, दूसरा है सामयिक पवन। वे पवनें जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं, सामयिक पवनें कहलाती हैं। जैसे लैंड ब्रीज अर्थात थल समीर, दूसरा सी ब्रीज अर्थात जल समीर, तीसरा माउंटेन एंड वैली ब्रीज जिसे पर्वत समीर एवं घाटी समीर कहते हैं, और चौथा मानसून। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवतरेखीय न्यून दाब क्षेत्रों की ओर चला करती हैं। विषुवतरेखीय प्रदेशों की ओर यह गति करते हुए कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनका विक्षेपण दाईं ओर हो जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा की ओर गति करते हुए इनका विक्षेपण बाईं ओर हो जाता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर ये पवनें स्थायी रूप से धरातल के निकट चलती हैं, किंतु विषुवत रेखा के निकट ये अव्यवस्थित और आर्द्र हो जाती हैं तथा यह तूफान, मेघाच्छादन और आंधी युक्त मौसम बनाती हैं। स्थल भागों पर उच्चावची भिन्नता के कारण वायुदाब में भी असमानता पाई जाती है। अतः स्थल भागों पर व्यापारिक पवनों का क्रम खंडित मिलता है, यानी स्थल भाग पर वायुदाब में अंतर अधिक दिखाई देता है। इसी कारण यह स्थल भागों पर इसका क्रम खंडित मिलता है, जबकि जल भाग पर वायुदाब लगभग एक समान रहता है। परिणाम स्वरूप सागर पर विस्तृत क्रम पाया जाता है। इन्हीं पवनों के सहारे प्राचीन काल में पालदार जहाज व्यापारिक उद्देश्य से चला करते थे या यात्राएं करते थे। इसी कारण इन्हें व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेश में सूर्यातप के कारण धरातल के संपर्क में आई वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और क्रमशः ऊपर उठने के पश्चात वह उत्तर एवं दक्षिण की ओर
गति करते हुए 30 डिग्री एवं 35 डिग्री अक्षांशों पर ठंडी होकर पुनः नीचे उतरती है, जिसके कारण धरातल पर उच्च दबाव की स्थिति बन जाती है। धरातल के समीप लगभग 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक तापीय व्युत्क्रमण पाया जाता है एवं प्रति चक्रवाती दशाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इन प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण आकाश साफ एवं वायुमंडलीय दशाएं स्थिर हो जाती हैं। प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण ही धरातल पर वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण रेगिस्तान पाए जाते हैं। यही कारण है कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के निकट के अक्षांशों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर विस्तृत मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, चिली का अटाकामा, मैक्सिको का सोनेरा तथा भारत का थार मरुस्थल। पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र अर्थात 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनों को पछुआ पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल व छल का वितरण वायुदाब को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में इसका क्रम खंडित है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश महाद्वीप स्थित हैं, अतः विस्तृत रूप से वायुदाब जो है वो स्थल व जल के वितरण के कारण खंडित रूप में पाया जाता है तथा एक समग्र वायुदाब की स्थिति नहीं बन पाती। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जहां महासागरीय विस्तार अधिक है, परिणाम स्वरूप महासागर पर एक समान रूप से वायुदाब की दशाएं पाई जाती हैं, जिससे इनकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इन पछुआ हवाओं की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि 40 डिग्री अक्षांशों पर इसे गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे रोरिंग फोर्टीज भी कहते हैं। और 50 डिग्री अक्षांशों पर जहां इसकी तीव्रता और भी अधिक होती है, इसे भयंकर 50 या फ्यूरियस 50s कहा जाता है। और 60 डिग्री अक्षांशों पर इसे चीखती षष्ठी कहा जाता है, श्रिकिंग 60s। परिवर्तनशीलता और मौसमी क्रम इन पछुआ हवाओं की प्रमुख विशेषता है। तीसरी जो स्थायी पवन है वो है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से उपध्रुवीय न्यून दाब यानी सब पोलर लो प्रेशर जोन की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक लगता है, जिसके कारण विक्षेपी बल भी सर्वाधिक हो जाता है। और विक्षेपी बल के सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर बहने वाली पवनें जो ध्रुवीय क्षेत्रों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों की ओर बहती है, इनकी दिशा लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है। ध्रुवीय पवनें अत्यंत वेगवान, अतिशुष्क एवं अत्यंत ठंडी होती हैं। जहाँ भी इनका आगमन होता है वहाँ पर तापमान अचानक ही गिर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें नॉर्थ ईस्टर भी कहा जाता है। ध्रुवीय पवनें 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पर न्यून दबाव क्षेत्र की स्थिति बनती है, जो चक्रवातीय दशाओं का द्योतक है। इन चक्रवातीय दशाओं के कारण ही इन्हीं क्षेत्रों में अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का उद्गम होता है। आइए अब हम बात करते हैं सामयिक पवनें या पीरियोडिक विंड्स के बारे में। पीरियोडिक विंड में सबसे पहले हम बात करते हैं जल समीर की। जल समीर दिन के समय स्थल भाग तथा जल भाग दोनों पर समान रूप से सूर्य से सूर्यास्त प्राप्त होता है। स्थल भाग जल की तुलना में जल्दी ही गर्म हो जाता है। गर्म होने से इसके संपर्क में आई वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर यह बादलों का निर्माण करती है। इस तरह से वायु के धरातल से ऊपर उठने के कारण धरातल पर न्यून दाब की स्थिति बन जाती है और तुलनात्मक रूप से सागरों पर वायु के कम गर्म होने के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। परिणाम स्वरूप
उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर पवन चलती है। अतः पवनें महासागरों से या जल भाग से थल भाग की ओर चलने लगती हैं। इस प्रकार से वायु का जल से थल की ओर चलना जल समीर कहलाता है। ऊपर उठकर वायु ठंडी हो जाती तथा ठंडी होकर पुनः ये महासागरों पर बैठने लगती है। इस तरह से पूरे दिन भर में यह प्रक्रम लगातार अनवरत चलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में दिन के समय जल समीर अधिक सक्रिय रहता है। जल समीर के आगमन से आश्चर्यजनक रूप से तापमान में गिरावट आ जाती है। थल समीर जल समीर की विपरीत प्रतिक्रिया है। सूर्यास्त के पश्चात रात में जल व थल दोनों ठंडे होने लगते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप स्थल भाग जल्दी ही ठंडा हो जाता है, जबकि जल भाग तुलनात्मक रूप से कम ठंडा होता है। स्थल के तीव्र गति से ठंडा होने के कारण उच्च दबाव बन जाता है और स्थल के तुलनात्मक रूप से कम ठंडा होने के कारण यहाँ पर न्यून वायुदाब की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार से दबाव में अंतर होने के कारण रात में स्थल भागों से जल भागों की ओर पवन चलने लगती है। इसे ही स्थल समीर कहते हैं। पर्वत समीर एवं घाटी समीर। गर्मी के दिनों में सूरज की किरणें घाटी के तल एवं पर्वतीय भागों को गर्म कर देती हैं, जिससे उसके संपर्क में आई वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठकर यह ठंडी हो जाती है। वायु के इस प्रकार से घाटी से ऊपर उठने के कारण इसे घाटी समीर कहते हैं। ऊपर उठकर यह वायु ठंडी होकर पुनः घाटियों में उतर जाती है तथा घाटी में तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है और तापमान वृद्धि के कारण यह पुनः पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठ जाती है और यह क्रम संपूर्ण पूरे दिन लगभग चलता रहता है। रात के समय इन्हीं पर्वतों के मध्य या इन्हीं स्थानों पर ठंडी तथा भारी वायु नीचे घाटी की ओर उतरती है। पर्वतीय ढालों के सहारे भारी हो जाने से यह पवनें नीचे उतरने लगती है। नीचे उतरने के कारण या अवतलन के कारण घर्षण एवं संपीड़न की घटना होती है, जिससे यह वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है। ऊपर उठकर यह वायुमंडल में पुनः ठंडी होती है तथा ठंडी होने पर पुनः पर्वतीय ढालों के सहारे नीचे उतर जाती है। इस प्रकार पर्वतों से घाटी की ओर चलने के कारण इसे पर्वत समीर कहते हैं। यह घटना रात के समय होती है। आइए अब बात करते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें, आप एक सारणी में देख सकते हैं। संपूर्ण विश्व में अनेक स्थानीय पवनें हैं। कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों का निम्न है, जैसे चिनूक, जिसे हिम भक्षिणी भी कहा जाता है। यह रॉकी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों से उतरती है। यह गर्म तथा शुष्क होती है, जिसके कारण पर्वतों की बर्फ को यह पिघला देती है, अतः इसे स्नो ईटर या हिम भक्षिणी कहा जाता है। फोहन, यह यूरोपीय प्रदेश में आल्प्स के पर्वतों के सहारे उतरने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। खमसिन, यह गर्म तथा शुष्क पवन मिस्र में बहती है। सिरप को भूमध्य सागरीय और सहारा मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख पवन है। हरमठन, जिसे डॉक्टर पवने भी कहा जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। बोरा, मिस्ट्रल, पूनाज, ब्लिजर्ड, पुरगा, लेवेंटर, नॉर्थ ईस्टर, सेंटा आना, काराबुरा, जिसे ब्लैक स्टॉर्म भी कहा जाता है, यह पवन अत्यंत धूल वाली होती है। इसके आगमन से वायुमंडल इतना गंदा हो जाता है कि दिखाई देना बंद हो जाता है। संपूर्ण आकाश धूल के भर जाने से काला दिखाई देता है, अतः इसे ब्लैक स्टॉर्म कहा जाता है।